चलिए तो आज की चाय की चर्चा हम करते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के ऊपर। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के ऊपर। तो फॉरेस्ट जानते हैं आप क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ भी आप जानते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि जैसे हम इस वर्ल्ड में रह रहे हैं, इस ग्लोब में रह रहे हैं, तो हम अकेले तो रह नहीं रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे जानवर भी रह रहे हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े भी रह रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स रह रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, बड़े बड़े पेड़, ट्रीज वगैरह, है ना। तो यही सब मिल कर के, मतलब जो एक दूसरे पे हम डिपेंड होते हैं, जैसे हम पर पेड़ पौधे डिपेंड हैं, हम पानी डालते हैं उनको, है ना, और खाद वगैरह डालते हैं, और बदले में हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन, फ्रूट्स वगैरह मिलती हैं उनसे। तो एक दूसरे पे जो हम इंटरडिपेंडेंट हैं, इसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है, देखिए, प्लांट से हमें ऑक्सीजन वगैरह मिलती है, एनिमल्स उसको इनटेक करते हैं, एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, कुछ एनिमल्स प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, कुछ इनडायरेक्टली दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो एक दूसरे पे इन्हीं पे फीड करते हैं। फिर ह्यूमंस पेड़ों पे भी डिपेंड करते हैं और एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। और यही चलती जाती है, और ये फूड चेन भी अपना इसी टॉपिक में आता है। और इन्हीं का इंटर रिलेशन, मतलब यही रिलेशन किसका, प्लांट्स का, एनिमल्स का, ह्यूमंस का एक दूसरे के साथ, इसी को इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी पढ़ लेते हैं। एक टॉपिक आता है बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग टुगेदर इन स्टेट, रीजन, कंट्री, एक्सेट्रा। तो क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मतलब होता है अपना, बायोडाइवर्सिटी मतलब कि कुछ पौधे या प्लांट्स, मतलब बहुत से जो पौधे प्लांट्स हो रहे हैं और जो जानवर हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, या एक रीजन में रह रहे हैं, या एक कंट्री में रह रहे हैं, या पूरा एक क्या कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और आप इतने बड़े तो हो ही गए हैं कि फ्लोरा और फौना का मतलब जानते होंगे। फ्लोरा मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब फ्लोरा मतलब प्लांट्स होता है। अब प्लांट्स भी बहुत तरह के होते हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है। और फाउना मतलब एनिमल्स होते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो कितनी 47,000 स्पीसीज है प्लांट्स की, और 81,000 स्पीसीज हैं एनिमल्स की हमारे वर्ल्ड में। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो इसने क्या किया, इसने एनिमल्स को चार पाँच, 5 to 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड कर दिया? अकॉर्डिंग कि वो किस अमाउंट में मिल रहे हैं इन इस अर्थ में, इस ग्लोब में किस अमाउंट में है, ठीक है। जैसे सबसे पहले आता है नॉर्मल स्पीशीज़। तो नॉर्मल स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती है जो नॉर्मली अवेलेबल मिलती है आपको, उसकी पॉपुलेशन क्या है, न ज़्यादा बढ़ी है न ज़्यादा कम हुई है, नॉर्मल नॉर्मल पॉपुलेशन है उसकी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें तो कैटल, रोडेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। एंडेंजर स्पीशीज क्या होती है? जो एक्सटिंक्शन के बस करीब ही है, ख़त्म होने वाली है। अगर अगर वो नेगेटिव जो पॉइंट्स वगैरह हैं जो कवर, जिसकी वजह से वो ख़त्म हो रहे हैं, अगर उनको नहीं रोका गया तो वो ख़त्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल है क्रोकोडाइल, इंडियन राइनो। वल्नरेबल स्पीशीज़ क्या होती हैं? वल्नरेबल स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो इंडेंजर्ड में आ सकती हैं, अगर उनके ऊपर जो भी मतलब इल ट्रीटमेंट हो रहा है, जो नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट्स वगैरह हैं जो हो रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं उनके साथ, अगर वो नहीं रोकी गई। तो एग्जांपल है ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट। रेयर स्पीशीज़ क्या होती हैं? वो वल्नरेबल भी हो सकती हैं और इंडेंजर्ड भी बन सकती हैं, अगर उनका क्या नहीं रोका गया, एक्सप्लॉयटेशन नहीं रोका गया, उनको अच्छे से केयर नहीं की गई तो, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, डेजर्ट फॉक्स, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो। और एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती है? एंडेमिक स्पीशीज़ होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर रीजन में पाई जाए। जैसे अगर वो एशिया में मिल रही तो सिर्फ एशिया में मिले, जैसे अगर वो एक एक चीज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिल रही तो वहीं बस मिले, पूरे इंडिया में ना मिले, ऐसी चीज़ें, ठीक है। एंडेमिक स्पीशीज होती है फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज। जैसे अंडमान की वाइल्ड पिग, है ना, अंडमान का वाइल्ड पिग, और मिथुन, ठीक है, मिथुन हो गया अरुणाचल प्रदेश का। अब बात करते हैं यहाँ पर आखिरी जो है एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट मतलब आप सभी जानते हैं जो खत्म हो चुकी है, जो एक पर्टिकुलर एरिया से खत्म हो चुके हैं, एक कंट्री से खत्म हो चुके हैं, या पूरे ग्लोब से खत्म हो चुके हैं, उनको एक्सटिंक्ट कहते हैं। मतलब कई ढूंढने पर भी, कई सालों तक ढूंढने पर भी वो चीज़ ना मिले, है ना, वो खत्म हो चुकी है।
तो वो किस में आती है, एक्सटिंक्ट में आती है। उसका ऐसा ज़रूरी नहीं कि ग्लोब से ही ख़त्म हो, जैसे वो चीज़ इंडिया में पाई जाती थी पर अब इंडिया में नहीं जा रही है ना। अमेरिका में मिल रही है वो बात अलग है, पर इंडिया में तो अब नहीं पाई जा रही ना, पहले इंडिया में थी तो इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गई, तो वो भी एक्सटिंक्ट में आ सकते हैं, ठीक है। तो विच कैन नॉट बी फाउंड ऑन पर्टिकुलर एरिया, जैसे मैंने बताया, कंट्री और वर्ल्ड, तो ये सब क्या होती हैं, एक्सटिंक्ट में होती हैं। एग्जाम्पल है एशियाटिक चीता और पिंक हेड डक, ठीक है। अब कॉजेज ऑफ डिप्लीशन, अब इनके कॉजेज क्या हैं डिप्लीशन के, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के डिप्लीशन क्या क्या है वो देख लेते हैं, कुछ रीजन कवर कर लेते हैं। सबसे पहला है लॉस ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। तो लॉस ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड से क्या समझ आता है, जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, जब ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, रेलवे एक्सपैंड हो रहा था, कंस्ट्रक्शंस बढ़ रहे थे, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया काटा जा रहा था, किस लिए काटा जा रहा था, एग्रीकल्चर के लिए और रेलवेज बिछाने के लिए, उसमें गद्दे वगैरह जो लकड़ी के तो ये होते हैं ना बीच में, पटरी के बीच में गद्दे, वो लगने के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। ब्रिटिशर्स को लगता रहा फॉरेस्ट क्या है, हमारे यूज़ का नहीं है, हमारे यूज़ का नहीं मतलब हमें उससे कुछ भी रेवेन्यू वगैरह जनरेट नहीं हो रहा है, तो वो काट काट करके एग्रीकल्चर के लिए वो ज़मीन दे देते थे, ठीक है। तो वहाँ से फिर उनको क्या मिलता था, रेंट मिल जाता था। फिर और क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस। और जब इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिपेंडेंस जब हमको मिला, तो बिल्कुल ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, खोखला करके छोड़ दिया था इंडिया को। तो अब हमको क्या करना था, अपनी इकोनॉमी संभालनी थी। तो जैसे इंडिपेंडेंस खत्म, मतलब इंडिपेंडेंस आई, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड जब खत्म हुआ, तो भी एग्रीकल्चर का एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा। क्यों, क्योंकि सबसे पहली नीड क्या है, लोगों का पेट भरना, उसके बाद में घर घर ज़मीन का सोचेंगे, समझ गए कि नहीं। तो एग्रीकल्चर एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया। फिर क्या हुआ, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और ये प्रोजेक्ट्स भी बढ़ने बढ़ने लगे। जैसे आज के टाइम की बात करें तो बहुत ज़्यादा डैम्स वगैरह बनती हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनती हैं, तो इसमें भी बहुत सारे एरिया काटना पड़ता है। जैसे अभी चल रहा है नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, ठीक है, जो बुक में लिखा हुआ है, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। माइनिंग एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को, और फॉरेस्ट अगर इफेक्ट होगा तो वाइल्ड लाइफ तो इफेक्ट होगी ही, क्योंकि वो एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। माइनिंग एक्टिविटी मतलब खुदाई वगैरह जो चल रही होती है आजकल, क्या है, पूरे पूरे जो पहाड़ वगैरह हैं वो काटे जा रहे हैं, है ना, खोदे जा रहे हैं और सीधी सीधी प्लेन किया जा रहा है एरियाज़ को। तो धीरे धीरे सब कुछ क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है फॉरेस्ट वगैरह इसी में। और ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन भी देखा जाए, जैसे ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब कैटल्स का चरना, वो भी देखा जाए, अगर अगर वो अच्छे तरीके से ना किया जाए, मतलब हम ध्यान ना दें और क्या है एक ही जगह पे वो चल रही है तो वो पूरा ख़त्म कर देती है वहाँ पे। और फ्यूल वुड्स कलेक्शन के लिए भी लोग क्या करते हैं, काटते रहते हैं पेड़ वगैरह, वो भी जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, डिप्लीशन आ रहा है कहीं ना। और कहीं ना कहीं ये चीज़ हमको ही डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है, खासकर वुमेंस को। वुमेंस को कैसे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं घर का चलाने का किसका जिम्मा रहता है, वुमेंस का रहता है। वो लकड़ी वगैरह जलाएंगी, चूल्हे वगैरह जलाएंगी, उसमें लकड़ी लगेंगी, वो कहाँ से लेके आएंगी, अगर पास में लकड़ी नहीं मिलेगी तो उनको दूर जाना पड़ेगा। और हाँ, डिप्लीशन होते जा रहा है तो जिसकी वजह से क्या है, उनको दूर से फायरवुड्स वगैरह, पानी वगैरह सब कुछ कलेक्ट करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उनकी ही मेहनत क्या हो रही है, डबल हो रही है, बढ़ रही है, और परेशानी भी बढ़ रही है। अब देख लेते हैं कुछ फैक्टर्स, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सबसे पहला वही जो मैंने बताया, अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, मतलब किसी को वो रिसोर्सेज पास में ही मिल जाती है, किसी को बहुत दूर जाना पड़ता है। जैसे कि बात करें हम राजस्थान की, वहाँ पर जैसे ही हम राजस्थान की बात करते हैं, आपको क्या दिखता है, एक इमेज आ जाती है माइंड में, क्या, एक औरत चल रही है, कुछ औरतें चल रही हैं और उसके ऊपर क्या रखा है, मटका रखा हुआ है, तो वो क्या कर रही हैं, पानी लेके आ रही हैं। तो रिसोर्सेज यहाँ पे क्या हो गई, पानी रिसोर्स हुआ, पर वो वहाँ पे औरतों को क्या है, बहुत दूर से लेके आना पड़ता रहा, ठीक है। और कहीं कहीं अपन कहीं नदी के किनारे रह रहे, फटाक से भर के रख लो, है ना। और इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अनइक्वल रिसोर्सेज हैं अपने पास, मतलब आसपास एक्सेस की वजह से, उसी से क्या आता है, इनइक्विटेबल कंजप्शन भी आता है, कि अच्छी तरीके के रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं कि नहीं, पुअर क्वालिटी के हैं कि अच्छी क्वालिटी के हैं, वो भी डिपेंड करता है। मतलब जैसे पानी की बात करें, नदी का पानी अपन को फ्रेश वाटर मिल रहा है या कंटेमिनेटेड वाटर मिल रहा है, पॉन्ड वगैरह का यूज़ कर रहे हैं जो कई हफ्तों महीनों से भरा हुआ है, वो पानी यूज़ कर रहे हैं। तो ये रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, उनके एक्सेस पे, ठीक है। और लास्ट है डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर एनवायरनमेंट,
किसी किसी को क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल जाती है कि भाई हमें ये प्रोटेक्ट करके रखना है, और किसी किसी में बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही नहीं रहती हैं कि हमें कुछ करना भी है अपने एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक्स ख़त्म होते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स वगैरह बनाई, क्या क्या किया किसको बचाने के लिए, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।